कहानी की शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर आर्क अपने पसंदीदा MMORPG गेम के अंदर रीइंकार्नेट हो गया है। सबसे ज्यादा डरावना झटका उसे तब लगता है जब वो पास ही की नदी में अपने आप को देखता है। ओए का आम इंसान नहीं बल्कि पूरी तरह से अपने इन गेम अवतार में बदल चुका है, जो कि एक हेवी सिल्वर आर्मर पहने हुआ स्केलेटन नाइट है। अपनी हड्डियों वाली शक्ल देखने के बाद आर्क समझ जाता है कि भाई अगर इस दुनिया में किसी ने भी उसकी शक्ल देख ली तो उसे कोई इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक अनडेड मॉन्स्टर समझ लेंगे। आर्क यहाँ पर सोच रहा था कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपने हेलमेट को कभी भी नहीं उतारेगा। आगे आर्क यहाँ पर नोटिस करता है कि उसके गेम का इंटरफेस, इन्वेंटरी सिस्टम, हथियार और इसके सारे ओवर पावर्ड मैजिक स्पेल सब कुछ परफेक्टली इधर काम कर रहे हैं। काम क्या कर रहे होते भाई, गेम खेलते वक्त स्किल उतनी पावरफुल नहीं थी लेकिन यहाँ पर अभी उसकी स्किल हद से ज्यादा ही ओवर पावर हो चुकी थी। खैर आगे आर्क पास ही के एक सिटी में आ जाता है और को इस बात का एहसास हो जाता है कि भाई इस नई दुनिया में शांति से रहने के लिए उसे पैसे, जानकारी और पहचान की जरूरत है। इसलिए वो यहाँ पर सीधा एडवेंचरर गिल्ड में आ जाता है। यहाँ पर चुपचाप से एक मर्सनरी बनने के लिए रजिस्टर करने का सोचता है, लेकिन इधर गिल्ड कार्ड के लिए पहले खुद को प्रूफ करना पड़ता है, लाइक मॉन्स्टर को हंट करना या फिर बैंडिट को हंट करना। अपने आप को प्रूफ करने के लिए आर्क यहाँ पर एक जंगल में आता है जहाँ पर पहले वो कुछ मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। आगे आर्क को कुछ लड़कियों की चिल्लाने की आवाज आती है। यहाँ पर आने के बाद आर्क देखता है कि कुछ बैंडिट्स दो नोबेल परिवार की लड़कियां लॉरेन और रीटा पर गलत सीन करने का सोच रहे होते हैं। तभी आर्क यहाँ पर आता है और वो फटाक से इस बंदे को भाई स्लैश मार के इसके दो टुकड़े कर देता है। ये देखने के बाद दूसरे बंदे यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन आर्क अपनी वीवर स्लैश से उनको भी खत्म कर देता है। ये लड़कियां उनको बचाने के लिए आर्क को थैंक्स कहती है और आगे हम देखते हैं कि आर्क उनके साथ ही रूबेरुट शहर में आ जाता है। मर्सनरी बनने के बाद आर्क एक नॉर्मल जिंदगी जीने का ट्राई करता है। एक एस्कॉर्ट मिशन के दौरान जंगल में उसकी नजर एक बहुत ही क्यूट ग्रीन कलर के एक फॉक्स जैसी स्पिरिट बीस्ट पर पड़ती है। उस स्पिरिट पर एक बैलिस्टिक मॉन्स्टर अटैक करने वाला था। आर्क बिना सोचे फटाक से आके उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और इसको बचा लेता है। हम देखते हैं कि भाई ये बीस्ट यहाँ पर आर्क के पास ही रहने लगता है। आर्क इसका नाम पोंटा रखता है। आगे आर्क को गिल्ड से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि गांव के आसपास कुछ बैंडिट छोटे बच्चे को किडनैप कर रहे हैं। आर्क तुरंत उन डाकुओं पर धावा बोलता है, पर वहाँ पहुँचने के बाद सीन कुछ और ही होता है। वह इसकी मुलाकात एरिने नाम की एक डार्क एल्फ वॉरियर से होती है, जो अपने एल्फ लोगों को और इन बच्चों को स्लेव ट्रेडर से बचाने के लिए अकेले लड़ रही थी। एरिने अपनी तलवार और फायर मैजिक से इन डाकुओं को ढेर कर रही होती है, पर नंबर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तभी आर्क यहाँ पर एंट्री लेता है और अपनी मैजिक से एरियन को सपोर्ट करता है। बच्चों को बचाने के बाद आर्क और एरियल के बीच में एक डीप कनेक्शन हो जाता है। आर्क देखता है कि एरियन अकेले इस करप्ट दुनिया से भिड़ रही है, तो उसकी मदद करने के लिए एक बड़ा फैसला लेता है। यहीं से इन दोनों का एक टीम अप शुरू हो जाता है। आर्क और एरियन अब ऑफिशियली एक साथ काम कर रहे होते हैं। एरियन आर्क को इस दुनिया के डार्क लोर को एक्सप्लेन करती है कि एल्फ को पकड़ना यहाँ पर सबसे बड़ा और प्रॉफिटेबल क्राइम है। एरियन को खबर मिली हुई है कि उसके काफी लोगों को डियांट नाम के एक फोर्टिफाइड सिटी में बंदी बनाकर रखा गया है। डियांट सिटी तक जल्दी पहुंचने के लिए आर्क ऐसे मैजिक का यूज करता है जिसको देखने के बाद एरियन के होश उड़ जाते हैं। वो मैजिक होता है टेलीपोर्टेशन। टेलीपोर्टेशन इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा एंशिएंट लेजेंडरी मैजिक माना जाता है, लेकिन आर्क ने उसे ऐसे हलवे की तरह यूज कर दिया, तो ये देखने के बाद एरियन भाई बहुत ही हैरान हो चुकी थी। खैर टेलीपोर्टेशन यूज करके ये सिटी के बाहर आगे होते हैं। सिटी के बाहर उनकी मुलाकात एक और स्किल्ड एल्फ वॉरियर डांका से होती है। डांका एरियन का अलाय होता है। शुरू में आर्क को ऐसे देखने के बाद उसे उस पर कुछ भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि एल्फ का पास्ट ह्यूमन के साथ बहुत ही बुरा जो है। हालांकि आर्क उसका अपने हेल्पफुल नेचर और मैजिक से प्रूव करता है कि वो उनके साइड ही है। डांका भी यहाँ पर आर्क की स्किल्स को एक्नॉलेज करता है और उसे अपनी टीम में एक्सेप्ट कर लेता है। तीनों मिलकर उस हवेली के गार्डर स्लेवर वेयर हाउस पर रेड मारने का एक बहुत ही तगड़ा प्लान बनाते हैं। प्लान ये होता है कि आर्क पहले सामने जाएगा और अटैक करेगा और पूरे गार्ड्स का ध्यान अपनी तरफ कर लेगा, ताकि उस क्योस का फायदा उठाकर एरियन और डांका अंडरग्राउंड स्लेव में जाके एल्फ को फ्री कर सके। आगे हम देखते कि रात में आर्क, एरियन और डांका डियांट सिटी के उस स्लेवर वेयर हाउस पर अटैक कर देते हैं। हालांकि प्लान में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। ये तीनों यहाँ पर अंदर आ जाते हैं। अंदर रूम्स में देखने के बाद इनको देखने को मिलता है कि यहाँ पर इन गुंडों को भाई पहले किसने खत्म कर दिया होता है। ये सब यहाँ पर स्प्लिट हो जाते हैं। तभी आर्क के सामने एक निंजा आ जाती है, जो कि पहले आर्क पर अटैक करती है, लेकिन आर्क उसके सारी अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज और ब्लॉक कर पा रहा होता है। निंजा समझ जाती है कि भाई आर्क उससे कई ज्यादा सुपीरियर है। हालांकि निंजा आर्क को दिखाती है कि वो कोई दुश्मन नहीं बल्कि साथी है। वो आर्क को एक सीक्रेट मैनुअल देके यहाँ से निकल जाती है और कहती है कि जल्दी उनकी मुलाकात फिर से होने वाली है। आगे लेटर को पढ़ने के बाद आर्क और इनको समझ आता है कि ये तो स्लेव को परचेस करने का कॉन्ट्रैक्ट है और ये जो काम कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि डियांटो सिटी का किंग ही है। तब यहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं। एरियन अपने फ्लेम से उनको खत्म कर देती है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि आर्क और ये सब
यहाँ पर जितने भी एल्फ कैद थी उन सबको फ्री कर देते हैं। आर्क टेलीपोर्टेशन यूज करके इन सबको बाहर लाता है। तभी आर्क इनके गले में एक पट्टा दिखता है जो कि एक कर्स होता है जिससे एल्फ अपने मैजिक को यूज नहीं कर सकते। आर्क अपने डी कर्स स्पेल का यूज करके इस पट्टे को हटा देता है, जो देखने के बाद एरियन और डंका यहाँ पर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। फिर आगे इनका टारगेट यहाँ पर डियांटो का लॉर्ड होता है। डंका बच्चों को सुरक्षित ले जाने वाला होता है और यहाँ पर आर्क और एरियन सीधा ही उस डियांटो के लॉर्ड के घर में घुस जाते हैं, जहाँ पर ये नल्ला दो एल्फ के साथ गलत सीन करने का सोच रहा होता है। तभी एरियन और आर्क यहाँ पर आ जाते हैं। एरियन भाई इसकी बहुत ही कुटाई करती है। फिर अपने एल्फ साथियों को छोड़ने के बाद वो इस बुढ़ाऊ को उनके ऊपर छोड़ देती है। अब ये दोनों भाई इसकी बहुत ही कुटाई करने वाले होते हैं। हम देखते हैं कि नल्ला इसका एक बेटा होता है जिसको पहले आर्क ने कूटा था। डर के मारे इसकी बैंड बज गई होती है। आगे यहाँ पर कुछ और बंदे आगे होते हैं। एरियन भाई उनकी भी बैंड बजा देती है। और यहाँ पर आर्क क्या कर रहा है, वो भाई इनका खजाना लूट रहा था। मिशन कंप्लीट होने के बाद इनकी थोड़ी सी टेंशन यहाँ पर खत्म हो जाती है और एरियन रात को कैंप फायर के पास बैठे होते हैं। एरियन जो आर्क पर अभी पूरी तरह से ट्रस्ट करने लगी थी, वो आर्क को अभी अपना चेहरा दिखाने को कहती है। ये सुनने के बाद आर्क डर जाता है कि भाई अगर उसने अपना चेहरा दिखा दिया तो कहीं एरियन उसे अनडेड मॉन्स्टर ना समझ ले। पर काफी देर बाद सोचने के बाद आर्क अपना हेलमेट उतार देता है। पर यहाँ पर आर्क ने जो एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल उसके अपोजिट रिएक्शन मिलता है। एरियन उसकी स्केलेटन शक्ल देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं डरती, बल्कि उसको लगता है कि आर्क असल में एक नॉर्मल और नेक इंसान है। आर्क बताता है कि उस पर किसी का बहुत ही पावरफुल किसी डार्क मेज का एक खतरनाक कर्स लग गया है, जिस वजह से उसकी बॉडी ऐसी बन गई है। ये सुनने के बाद एरियन आर्क को उसके साथ हिडन एल्विन विलेज लाला टोया चलने को कहती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वहाँ के एशियन एल्डर्स इस कर्स को तोड़ने के लिए उनके पास कोई जरूर तरीका होगा। आर्क इस ऑफर को सुनने के बाद बहुत ही खुश हो जाता है और तुरंत इसके लिए हाँ कहता है। इस मोमेंट के बाद इन दोनों का भाई इमोशनल बॉन्ड काफी ज्यादा तगड़ा बन जाता है। आगे कुछ दिनों के सफर के बाद ये सभी लाला टोया विलेज के पास पहुंच जाते हैं। ये जगह आम इंसानों के लिए पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड है। हालांकि आर्क यहाँ पर एक्सेप्शन था। यहाँ पर आर्क को पता चलता है कि इस विलेज के लॉर्ड एरियन उनकी ही बेटी है। खैर आगे हम देखते हैं कि विलेज के एल्डर यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग बुलाते हैं। ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि हाल ही में एल्फ के साथ जो हुआ है, ह्यूमंस के साथ जो उनकी ट्रीटी थी, आखिर उसका क्या करना है। खैर वो उतना ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। हम यहाँ पर आर्क के पास आते हैं। आर्क को यहाँ पर पता चलता है कि विंड ड्रैगन माउंटेन में लॉर्ड क्राउन नाम का एक मैजिकल स्प्रिंग है। अगर आर्क उस पानी में नहाता है तो शायद से उसकी बॉडी पे जो कर्स है वो हट सकता है। आर्क को अपनी रियल बॉडी वापस पाने की एक उम्मीद मिल जाती है, साथ ही में उसकी एक नई मंजिल सेट हो जाती है। आगे हमें रोडन किंगडम में दिखाया जाता है, जहाँ पर ये जो नल्ला था ना वो इनके अंडर ही था और किंग को यहाँ पर उस नल्ले मार्किस के सारे कांड पता चल गए होते हैं। हाँ वो बंदा कोई किंग नहीं बल्कि मार्किस था। खैर हमें यहाँ पर प्रिंसेस यूरियाना जो कि एक काफी ज्यादा अच्छी रूलर है, अपने किंगडम की भलाई के लिए वो एक सीक्रेट डिप्लोमेटिक सफर पर निकल पड़ती है। लेकिन उसका अपना सगा भाई प्रिंस डार्केस, जिसको सिर्फ थ्रोन चाहिए था, उसके रास्ते में सबसे खतरनाक असासिन भेज देता है। असासिन का यहाँ पर प्रिंसेस पर अटैक हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा ही ब्रूटल होता है। और हम देखते हैं कि असासिन यहाँ पर प्रिंसेस, उसके साथ जो लड़की थी और बाकी सारे सैनिकों को खत्म कर देते हैं। तभी कोइंसिडेंस से हमें देखने को मिलता है कि आर्क इधर ही था, या वो कुछ उल्फ मास्टर को हंट कर रहा था। तभी यहाँ पर पोंटा को सेंस होता है कि साइड में यहाँ पर किसी पर अटैक हुआ है, तो वो उधर की तरफ निकलता है। आर्क भी उसके पीछे निकल जाता है। हालांकि यहाँ पर आने में आर्क को यकीनन देर हो चुकी थी, लेकिन हम देखते हैं कि आर्क यहाँ पर अपने गेम की एक हाई टियर डिवाइन मैजिक रिजरेक्शन को कास्ट करता है, जिससे वो कुछ देर पहले मरे हुए को जिंदा कर सकता है। और हम देखते हैं कि प्रिंसेस के साथ उसके गार्ड्स यहाँ पर वापस जिंदा हो जाते हैं, उनके घाव पूरी तरीके से हील हो जाते हैं। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर बच नहीं पाते। आर्क यहाँ पर बिना किसी क्रेडिट के निकल जाता है। प्रिंसेस को जब होश आता है तो उसको लगता है कि किसी डिवाइन एंजल ने उसकी जान बचाई। आगे आर्क और एरे ने अब ओलावा किंगडम के रॉयल कैपिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। उन्हें रिपोर्ट मिली थी कि वहाँ के अंडरग्राउंड स्लेवर्स ने और भी ज्यादा एल्फ को कैप्चर किया है। ये कैपिटल एक काफी ज्यादा बड़ा शहर होता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात इस लड़की से होती है। ये वही निंजा वाली लड़की होती है, इसका नाम चियो में है। चियो में आर्क को बताती है कि वो यहाँ पर अपने बीस्टमैन लोगों को स्लेवर के चंगुल से बचाने के लिए आई है। अब इन दोनों का गोल एक ही था, तो ये दोनों यहाँ पर अलाइव बन जाते हैं। आगे रात को हम देखते हैं कि यहाँ पर अंडरग्राउंड में रेड करने का अपना ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि भाई आर्क ने यहाँ पर अपने आप को जरा सा अलग दिखने के लिए एक मास्क पहना होता है। खैर हम देखते हैं कि चियोमी ने अपने एक और साथी गोएमोन को भी यहाँ पर इस मिशन के लिए बुलाया होता है। ये भी एक निंजा ही है, जिसके पास काफी सारी स्किल्स होती हैं। आगे हम देखते हैं कि आर्क और गोएमोन यहाँ पर सीधा ही मेन एंट्रेंस के पास आके मेन गेट को तोड़ देते हैं। हालांकि अंदर भी बहुत सारे गार्ड्स होते हैं। गोएमोन अपने एक स्किल का यूज करके जमीन के अंदर से स्पाइक निकालता है। तभी आर्क अपने एक स्पेल का यूज करता है, जिससे स्पाइक का इफेक्ट भाई हद से ज्यादा ही बढ़ जाता है। खैर हम देखते हैं कि ये दोनों दूसरी साइड से अंदर
अंदर घुस चुकी होती है। इनके सामने भी गार्ड्स आते हैं। ये दोनों अपनी स्किल का यूज करके उनको खत्म कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पर जितनी भी लड़कियां बंदी थी उनको फ्री कर देते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पर इन दोनों के पास आती है और इनको बताते हैं कि उन्होंने इस वाली बिल्डिंग के सारे बीस्टमैन को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया है, लेकिन दूसरी भी एक बिल्डिंग है जहाँ पर काफी सारे बीस्टमैन अभी भी कैद है। गोएमोन बचाए हुए बीस्टमैन को प्रोटेक्ट करने वाला होता है और ये दोनों यहाँ पर दूसरी वाली बिल्डिंग में भी घुस जाते हैं। यहाँ पर इनके सामने फिर से गार्ड आते हैं। ये तीनों सभी को अपनी स्किल से खत्म करते हुए यहाँ पर नीचे आके इन सभी को भी फ्री कर देते हैं। इस बिल्डिंग में एक सीक्रेट रास्ता होता है जिससे इन्होंने उन बचे हुए बीस्ट को भी इन बीस्ट के पास ला दिया होता है। हालांकि बाहर हम देखते हैं कि गोएमोन पर बहुत सारे गार्ड्स ने अटैक कर दिया होता है। वो बेचारा अपनी पूरी जान लगा के बीस्टमैन को प्रोटेक्ट कर रहा था। आर्क फटाक से सभी बीस्टमैन को यहाँ पर टेलीपोर्ट कर देता है और उसके तुरंत बाद यहाँ पर गोएमोन के पास आता है। इन सोल्जर ने उसको काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। हालांकि आर्क और गोएमोन अपनी स्पेल को मिक्स करके इन सभी के अभी बैंड बजा देते हैं। आगे हमें देखने को मिलता है कि काफी सारे बीस्टमैन ऐसे भी थे जो मारे जा चुके थे। एरिया ने उनको शांति देती है। अब इस रेड के बाद ओलावा कैपिटल का सबसे बड़ा स्लेवर सिंडिकेट पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। यहाँ पर प्रिंस डार्कनेस के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका था। इसके ऊपर से उसका दूसरा भाई यहाँ पर डार्कनेस को खत्म कर देता है। ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स भाई, थ्रोन जो चाहिए इस बड़े भैया को भी। खैर हमें यहाँ पर प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने बड़ी बहन के पास आई होती है। उसकी बड़ी बहन को बहुत ही ज्यादा राहत मिलती है कि उसकी छोटी बहन ठीक है, क्योंकि कैपिटल में ये न्यूज फैला दी गई होती है कि प्रिंसेस के भाई ने ही उसको मार दिया है और उस वजह से डाकरिस को एलिमिनेट कर दिया है। ये सुनने के बाद प्रिंसेस भी यहाँ पर हैरान हो जाती है। हालांकि उसे शक आ चुका था कि डाकरिस को किसी और ने नहीं बल्कि सबसे बड़े भाई ने ही मार दिया होगा। खैर इनका जो भी ये पॉलिटिक्स है ये हमें आगे और भी ज्यादा डिटेल्स में पता चलने वाला है। कैपिटल को क्लीन करने के बाद आर्क और एरिड के सामने एक और नई मिस्ट्री आकर खड़ी हो जाती है। उन्हें खबर मिलती है कि ह्यूमन सेटलमेंट पर मॉन्स्टर अनयूजुअली ऑर्गेनाइज होकर मिलिट्री फॉर्मेशन में अटैक कर रहे हैं। इस मिस्ट्री के जड़ तक पहुंचने के लिए आर्क और एरे ने एक गर्म बंजर रेगिस्तान में आते हैं। यहाँ पर इनकी मुलाकात एक रिसर्चर से होती है। वो उन्हें एक डील ऑफर करता है कि अगर आर्क इस डेजर्ट से उसके लिए एक मॉन्स्टर पकड़ के लाएगा तो वो उन्हें आगे का रास्ता बताएगा। इस डेजर्ट हंट में आर्क का सामना एक बड़े से जायंट वर्म से होता है। फाइट बहुत ही ज्यादा तगड़ी होती है, लेकिन आर्क के ओवर पावर मैजिक के सामने वो वर्म ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। खैर मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद इनको सबसे शॉकिंग चीज पता चलती है कि मारे गए मॉन्स्टर के बॉडी पर एक अजीब तरह का मैजिकल कंट्रोलर रिंग था और ये इनको अभी पहली बार भी नहीं काफी बार दिख चुका है। अब इनको पता चलता है कि इन अटैक के पीछे कोई बहुत ही बड़ा डार्क मास्टरमाइंड है। इसके बाद हमें उस डार्क मास्टरमाइंड को भी दिखाया जाता है। इसका नाम फुम्बा है। ये एक सैवेज मैड साइंटिस्ट टाइप का बीस्ट मास्टर है। फुम्बा इन डार्क मैजिकल रिंग का यूज करके किसी भी वाइल्ड मॉन्स्टर को माइंड कंट्रोल कर सकता है और उसका अल्टीमेट प्लान पूरे रीजन को और किंगडम को तबाह करने का है। जब आर्क एरेने और चियोमो को उसकी लोकेशन का पता चलता है तो वो सीधा उसके बेस पर एक डायरेक्ट असॉल्ट कर देते हैं। फुम्बा पहले उन पर अपनी मॉन्स्टर की आर्मी भेजता है जहाँ पर तीनों मॉन्स्टर को आराम से काट देते हैं, पर फुम्बा बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता बल्कि क्रीपी स्माइल देके वो अपने अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड को अनलिश करता है। जमीन फटने लगती है और अंदर से एक जायंट मल्टी हेडेड हाइड्रा निकल के बाहर आता है। ये एक कंट्री डिस्ट्रॉइंग लेवल का लेजेंडरी थ्रेट था। अब तक आर्क के लिए इस फैंटेसी दुनिया में सब कुछ बच्चों का खेल लग रहा था, पर अब पहली बार उसके सामने एक काफी ज्यादा ही हाई लेवल का मॉन्स्टर आ चुका था। फुम्बा का जायंट हाइड्रा इतना मैसिव है कि आर्क के नॉर्मल मैजिकल अटैक्स और शॉर्ट स्लैशेस उस पर कोई भी असर नहीं कर रहे होते हैं। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। आर्क आखिरकार अपनी रियल पावर दिखाने का फैसला करता है। वो अपने गेम के सबसे पावरफुल समनिंग मैजिक चांट करता है। जमीन में एक बहुत ही बड़ा मैजिकल सर्कल बनता है और वहाँ से इफ्रिट समन होता है। ये एक कोलोसल आग से बना हुआ फायर गॉड है जो कि साइज में हाइड्रा को पूरी तरीके से टक्कर दे रहा था। इफ्रिट की भयंकर आग हाइड्रा के हेड को जलाकर राख कर देती है। हाइड्रा के मरते ही फुम्बा का घमंड यहाँ पर पूरी तरीके से टूट जाता है। यहाँ पर चियोमे और एरिया ने भी इस फुम्बा के भाई पूरी तरीके से बैंड बजाकर उसे खत्म कर दिया था। हालांकि अभी तक जितने भी कांड हुए उनके पीछे भी एक बहुत बड़ा मास्टर माइंड होता है। ये बंदा भी एक नोबेल होता है। ये भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर हाइड्रा को किसने हरा दिया, ये कौन है और क्या चाहता है, इसके बारे में भी हमें आगे पता चलेगा। खैर आर्क और इनका सफर अभी विंड ड्रैगन माउंटेन की तरफ निकल पड़ता है। आगे हमें कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है। हम देखते कि कुछ औरतें मदद के लिए चिल्ला रही थी। एक आदमी उन पर अपने टेम किए हुए मॉन्स्टर से हमला करता है। बंदा सोचता है कि इन औरतों को चेक करके वो उनको बेच देगा, पर तभी यहाँ पर आर्क आके आर्मर लेरेट अटैक यूज करके इन बंदे की बैंड बजा देता है। तब यहाँ पर एरेने और चियोमे की भी एंट्री हो जाती है। एरेने अपनी तलवार पर फायर लगा के मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है। चियोमे भी लिक्विड उल्फ
एल्फ फैंग का यूज करके कुछ मॉन्स्टर को ढेर कर देती है। तभी इसके बाद आर्क भी लाइटनिंग डिम्पल का यूज करके यहाँ पर थंडर का अटैक कर देता है, लेकिन इसका इफेक्ट इनके ऊपर भी हो रहा होता है। एरियन गुस्से में आर्क को डांटती है कि वो इतने तगड़े स्पेल का यूज कर रहा है, लेकिन जरा ध्यान रखे कि उसके आसपास उसके मेंबर्स भी हैं। खैर लड़कियों की जान बचाने के बाद ये सभी यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। उस गांव का मेयर आर्क और उसकी टीम का शुक्रिया अदा करता है। आमना माउंटेन क्रेब ये यहाँ की एक लोकल स्पेशल डिश होती है जिसको डीप फ्राई करके खाया जाता है। यकीनन भाई हम जानते हैं कि इनके सामने आर्क अपने हेलमेट को उतार नहीं सकता, इसलिए वह सबसे पहले टाउन के बाथ हाउस हॉट स्प्रिंग में जाने का फैसला करता है और खाना अपने रूम में मंगवाता है। आर्क एक गांव के लड़की से स्ट्रिक्टली बोलता है कि भाई वो अंदर बिल्कुल ना आए। आगे हम देखते कि आर्क मस्त से नहा के रिलैक्स कर रहा था, पर तभी यहाँ पर एरियन और चियो में आ जाती है। आर्क भाई गलती से यहाँ पर लेडीज बाथ हाउस में आ चुका था। एरियन और चियो में उसको देखने के बाद जोर से चिल्लाती है। एरियन आर्क से कहती है कि आखिर से मैन और वुमेन के बात में फर्क कैसे समझ नहीं आया। खैर आगे नहाने के बाद एरियन आर्क से कंप्लेन करती है कि भाई उनको विंड ड्रैगन माउंटेन्स में जाना था जहाँ जादुई झरना है जो आर्क का कर्स तोड़ सकता है। चियो में बताती है कि वो पहाड़ उसके जिनशिन क्लान का एक लेजेंडरी लोकेशन भी है जहाँ उनके संस्थापक होजो रहते थे। खैर आर्क हमेशा रास्ता भटक जाता है, कभी वो किसी बूढ़ी औरत को घर छोड़ने के लिए तो कभी बच्चों को ट्रैफिकिंग से बचाने के लिए। उसका मेन सफर हमेशा डिले होता रहता है। हालांकि इस बार आर्क डिसाइड करता है कि भाई अब तो उधर जाके ही रहेगा। अगले दिन जब ये सभी एक नए गांव में आते हैं तो अचानक से ही माहौल एकदम अजीब हो जाता है। गांव के लोग उन्हें देखने के बाद डर रहे थे और बचने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक छोटा सा बच्चा गिरकर जख्मी हो जाता है जिसको आर्क हील कर देता है। लड़की की माँ डरते हुए उनसे पूछती कि क्या वो वही लोग नहीं है, सिल्वर डार्क नाइट और डार्क एल्फ टेरर जो आजकल किडनैपिंग कर रहे हैं। ये सुनने के बाद इनको तुरंत समझ आ जाता है कि कोई इनका भेष बदल कर इनके नाम को खराब कर रहा है। एरियन को भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सोच लेती है कि वो उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। यहाँ पर इन लोगों ने एक सॉलिड इन्फिल्ट्रेशन प्लान बनाया होता है जिसपे एरियन और चियो में उन फेक किडनैपर के सामने जाकर मदद की भीख मांगने की एक्टिंग करती है ताकि वो पकड़ी जा सके और दुश्मन के बेस तक पहुँच सके। फ्लेवर के गैंग उन्हें आम लड़कियां समझकर बंदी बनाकर ले जा रहे होते हैं। रास्ते में एक गैंग का बंदा एरियन के साथ गलत सीन करने का ट्राई कर रहा होता है। खैर तभी हम देखते कि इनमें से जो फेक एरियन बना होता है वो असल में एक आदमी निकलता है जो देखने के बाद एरियन को भाई हाथ से ज्यादा बेकार लगता है। आगे हम देखते हैं कि चियो में और एरियन को एक अंडरग्राउंड बेस में लाया जाता है जहाँ पर उनका सामना गैंग के असली बॉस से होता है और और कोई नहीं बल्कि वही उडोलोन होता है जिसकी पहले आर्क ने बहुत कुटाई करके रखी है। उडोलोन यहाँ पर भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके बंदे ने यहाँ पर एक एल्फ और एक बीस्ट मैन को पकड़ लिया है, पर तभी वहाँ पर आर्क की एंट्री हो जाती है और उसे देखने के बाद उडोलोन की जान निकल जाती है। उडोलोन गुस्से में अपने आदमियों को हमला करने का ऑर्डर देता है। एरियन ने 2 बंदी को स्लैश मारती है, चियो में भी एक बंदी को स्लैश मार के खत्म कर देती है। एरियन का डुप्लीकेट फायर शॉट से उस पर अटैक करता है लेकिन वो उसे आसानी से वैनिश कर देती है और बंदी से कहती है कि अब वो उसे असली पावर दिखाएगी। एरियन इस बंदे पर अपने फायर मैजिक से अटैक करती है और ये बंदा यहाँ पर खत्म हो जाता है। यहाँ पर फेक आर्क रियल आर्क पे बहुत सारे शॉट से अटैक करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता, जो देखने के बाद फेक आर्क डर के भागने लगता है। आर्क अपनी शॉट को निकालता है और विवन स्लैश से इस बंदे को खत्म कर देता है। नकली पोंडा एक कुत्ते का पिल्ला होता है, वो माफी मांग के यहाँ से भाग जाता है। जो में यहाँ पर जितने भी कैदी थे उनको फ्री कर देती है। उड़न वहाँ से भागकर एक गुफा में आ जाता है और बदला लेने के लिए वो अपनी सीक्रेट फोर्स को बुलाता है जो कि पूरी की पूरी एक गॉब्लिन की फोर्स होती है जिसमें एक बड़ा सा गॉब्लिन लॉर्ड भी है। इतने सारे गॉब्लिन एक साथ अटैक कर रहे होते हैं तो आर्क एक मिड लेवल के टेरिन स्पेल रॉक फेंग का यूज करता है, लेकिन आर्क की मैजिकल पावर इतनी ज्यादा होती है कि उस वजह से पूरी की पूरी गुफा यहाँ पर तबाह होने लगती है। आर्क परफेक्ट टाइम पर यहाँ पर होली ब्लेसिंग का यूज करता है और सिक्योरली गुफा से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद इस नल्ले से पूछताछ करने के बाद इनको एक काफी बड़ा सीक्रेट पता चलता है कि कुछ फॉरेन मर्चेंट स्लेव लड़कियों को बहुत ही महंगे दाम पर खरीद रहे हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उडोलन इन गॉब्लिन्स को बिना किसी मैजिक के कंट्रोल कर रहा था, ठीक उसी बंदे के राज्य से हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। चियो में एक्सप्लेन करती है कि एक नॉर्मल इंसान के लिए मॉन्स्टर को ऐसे कंट्रोल करना ये नामुमकिन है। ये समझ जाते हैं कि उन फॉरेन मर्चेंट वालों ने ही इनको यहाँ पर ये कुछ डिवाइस दिया होगा। इस नए थ्रेट को और गहराई से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चियो में अपने विलेज में निकल पड़ती है और एरी ने एक बार फिर से अपनी जर्नी विंड ड्रैगन माउंटेन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारी गॉब्लिन को वैसे ही कंट्रोल कर रहा था। आगे हमें कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है जहाँ पर आर्क एरियन ने लॉर्ड लैम्बर्ट के इलाके में पहुंच गए होते हैं। एरियन यहाँ पर लालाटोया यानी एल्फ टाउन की तरफ से एक एल्फ मैसेंजर बन के आई होती है ताकि वो लॉर्ड को उनकी नई शादी के लिए बधाई दे सके। हमें पता चलता है कि इस लॉर्ड ने एक एल्फ के साथ
साथ शादी की होती है। एरियन को शक हो रहा होता है कि शायद से ये लॉर्ड भी एल्फ को एक्सप्लॉइट करता होगा, लेकिन आर्क को लगता है कि जो इंसान एक एल्फ से शादी कर रहा है वो काफी ज्यादा ओपन माइंडेड होगा। खैर जब वो लोग यहाँ पर महल में आते हैं तो इनको देखने को मिलता है कि लॉर्ड पेट्रोस और उनकी एल्फ पत्नी टोरियासा उनका बहुत ही शानदार तरीके से वेलकम करते हैं और इन्होंने इनके लिए एक बड़ी सी दावत का इंतजाम भी किया होता है। इनकी बातचीत के दौरान एरियन ने पेट्रोस से पूछते हैं कि वो यहाँ पर 20 सालों से शासक कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी उम्र तो काफी कम लगती है। पेट्रोस बताता है कि वो यहाँ का पहला नहीं बल्कि सेकंड जनरेशन का लॉर्ड है। पेट्रोस का बापू एल्फ पर छुपकर जुल्म करता था, इसलिए पेट्रोस ने खुद ही अपने पिता को सत्ता से हटाकर महल के एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया है और अभी पेट्रोस यहाँ का लॉर्ड बन गया। खैर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई पेट्रोस और टोरियासा एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और उनका मानना है कि उनकी शादी इंसानों और एल्फ के बीच के रिश्तों के लिए हमेशा के लिए सुधार ला सकती है। फिर आगे पेट्रोस आर्क और एरियन से कहता है कि उसको उनसे एक बहुत ही ज्यादा सीरियस मदद चाहिए। पिछले कुछ दिनों से उसकी वाइफ टोरियासा की जान लेने की कोई लगातार कोशिश कर रहा है। एक बार उसके बिस्तर में जहरीला सांप रख दिया और दूसरे दिन उसके खाने में जहर मिला दिया गया। खाने को टेस्ट करने वाली फूड टेस्टर रोवेलिस ने वो जहर खा लिया था। उस वजह से पेट्रोस की वाइफ बच गई। रोवेलिस भी पॉइजन से बच गई है, लेकिन अभी वो अपने घर में मौत से लड़ रही है। पेट्रोस आर्क और एरियन से कहता है कि वो दोनों इन्वेस्टिगेट करे कि आखिर टोरिसा को कौन मारना चाहता है। ये दोनों भाई इस केस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आगे रात को हम देखते हैं कि आर्क जासूसी के काम पर लग जाता है। आर्क को टोरिसा के बेडरूम के बाहर एक गार्ड अजीब हरकतें करता हुआ मिलता है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है, लेकिन पता चलता है कि वो गार्ड सिर्फ अपनी बंदी के लिए एक लव लेटर लिख रहा था। गार्ड इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश था कि उनके लॉर्ड और एल्फ कितना प्यार करते हैं। इससे उसको भी उम्मीद जाग गई होती है कि वो भी अपने क्रश को पटा लेगा। खैर अगले दिन आर्क को किचन के एक सैनिक पर शक आ जाता है। वो उसका पीछा करते हुए एक दवा की दुकान तक पहुंचता है। सैनिक के जाने के बाद आर्क यहाँ पर आके पूछता है कि वो सैनिक यहाँ पर क्यों आया था और उसको देखने को मिलता है कि सैनिक यहाँ पर जहरीले पदार्थों के बारे में पूछ रहा था। ये सुनते ही आर्क उस सैनिक को पकड़ लेता है, लेकिन सैनिक बताता है कि वो जहर मारने के लिए नहीं बल्कि टोरियासा के लिए एंटीडोट बनाने के लिए ढूंढ रहा था, ताकि अगर आगे कोई फिर से ऐसा हमला हो जाता है तो उनको तुरंत बचाया जा सके। भगवान। खैर अपनी इस फनी लेकिन फेल इन्वेस्टिगेशन के बाद आर्क और पोटा की नजर अजीब से काकातुआ नाम के एक बर्ड पर पड़ती है, जो कि इंसानों की तरह आवाज निकल रहा था। आगे हम देखते हैं कि आर्क ने इन्वेस्टिगेशन का सारा मैटर यहाँ पर एरियन को बता दिया होता है। तभी एरियन को याद आता है कि पेट्रोस के बापू के पास भी एक वही कोकातुआ नाम का बर्ड हुआ करता था। उनको अभी शक हो जाने लगता है कि शायद से पेट्रोस का बापू ही उसकी वाइफ की जान के पीछे है। हालांकि इनको अभी बस शक ही है, 100% यकीन हो और इनको कुछ सबूत मिल जाए, इसलिए एरियन ने एक प्लान बनाया होता है। हम देखते कि एरियन बापू के कमरे में एक बड़ा सा लकड़ी का बॉक्स रख देती है। इस बॉक्स के अंदर आर्क होता है। बापू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि भाई ये कचरे जैसे स्केलेटन को उसके कमरे में क्यों डाल दिया गया है। खैर वो इसे इग्नोर मार देता है, ये सोच के कि ये तो बस एक कंकाल है। आगे थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कमरे में वही नल्ली बर्ड आती है। बापू उससे बात करते हुए अपना पूरा प्लान बताता है कि कल बापू के बीवी की डेथ एनिवर्सरी है। उसका बेटा और बहू उसकी बीवी के ग्रेव को विजिट करेंगे ही और कल ही वो मौका देके टोरियासा को मरवा देगा। अगले दिन कुछ असासिन टोरियासा के कैरेज पर हमला कर देते हैं, लेकिन आर्क यहाँ पर आ जाता है। वो अपने आर्मल लेरिएट स्किल से एक असासिन को एक तगड़ा पंच जड़ देता है, लेकिन कुछ असासिन कैरेज पर अटैक करने के लिए निकल पड़ते हैं। आर्क उनसे कहता है कि भाई उनको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये नल्ले यहाँ पर आ ही जाते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि कैरेज में टोरियासा थी ही नहीं, उसके बदले एरियन यहाँ पर आई थी। वो इन असासिन को फायर से खत्म कर देती है। हम देखते हैं कि टोरियासा तो नॉर्थ जंगल के पास उस फूड टेस्टर रोवेलिस से मिलने के लिए उसके घर आई होती है। यहाँ पर इन्होंने सभी असासिन को खत्म कर दिया होता है। तभी पेट्रोस से बात करने के बाद एरियन को भी पता चलता है कि टोरियासा रोवेलिस के घर गई है, जो कि नॉर्थ जंगल के एज में है। ये सुनते ही एरियन समझ जाते हैं कि असली हत्यारी तो रोवेलिस ही है। एरियन आर्क को तुरंत रोवेलिस के घर पहुंचने को कहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोवेलिस टोरियासा को एक पॉइजन टी देती है। टोरियासा इसे पीने लगती है। तभी दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। एरियन बताती है कि रोवेलिस ही वो है जो टोरियासा को खत्म करना चाहती है और उसे ऐसा करने के लिए पेट्रोस के बापू ने कहा है। रोवेलिस ने पहले स्नेक के जहर से टोरियासा को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गई। फिर उसने खुद से ही जहर खा लिया ताकि किसी को उस पर शक न हो। वो जानती थी कि टोरियासा काइंड है, वो यहाँ पर उससे मिलने के लिए जरूर आएगी और फिर टोरियासा को आसानी से यहाँ पर मारा जा सकता है। रोवेलिस से पूछती कि आखिर इस सब का प्रूफ क्या है। एरियन बताती है कि इस एरिया में सबसे ज्यादा पॉइजन प्लांट उगते हैं। साथ ही एरियन को शक तभी से हो गया था जब उसने सुना कि रोवेलिस पॉइजन खाने के बाद भी जिंदा बच गई, क्योंकि ऐसा होना ये कोई मामूली बात बिल्कुल भी नहीं है। रोवेलिस यहाँ पर समझ जाती है
है कि भाई उसका भांडा यहाँ पर फूट गया है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन वो एक डेड एंड पर आ जाती है। तभी रॉयल उसे चिल्ला के कहती है कि वो कभी भी इंसान और एल्फ की शादी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना कहने के बाद वो यहाँ से कूद जाती है। हालांकि हम देखते हैं कि आर्क उसे बचा लेता है। आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया? इसलिए क्योंकि आगे चलकर ये दुनिया बदल जाएगी और तुम्हारे जैसे वालों की सबकी सोच बदल जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे लोग देखे आखिर ये दुनिया कैसे बदलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी कासल में वापस आ जाते हैं। पेट्रस आर्क और एरिन को बहुत ही थैंक्स कहता है और टोरिया कसम खाती है कि इंसान और एल्फ के बीच इस रिश्ते को वो और भी ज्यादा मजबूत बना के ही रहेगी। आगे आर्क और एरिन के पास विस्पर फ्राउल आता है। बर्ड के जरिए डांका इनको एक जरूरी मैसेज बताता है कि रोडन किंगडम में कोई अनजान ताकत इंसान, एल्फ और बीस्टमैन को किडनैप कर रही है। उनको वहाँ पर तुरंत पहुँचना होगा। आगे हमें रोडन किंगडम के होबन नाम के एक बड़े से सिटी में दिखाया जाता है। सिटी के बीच में क्लॉक टावर पर शिल नाम का एक छोटा लड़का बिना किसी सुरक्षा के चढ़ने का कर्तव्य दिखा रहा होता है। नीचे उसकी छोटी सी बहन शिया अपनी बांसुरी बजा रही थी। इनका कर्तव्य देखने के लिए यहाँ पर काफी सारा क्राउड जमा हो गया था। लोग शिल को इतनी ऊंचाई पर खतरनाक कर्तव्य करते हुए देख के हैरान हो जाते हैं और कुछ लोग डर भी जाते हैं कि भाई बच्चा नीचे न गिर जाए। कैरे शिल अपनी पूरी ताकत लगाकर टावर के ऊपर तक पहुंच जाता है और वहाँ से भीड़ को हाथ दिखाता है। इसके बाद हमें अगले दिन इनको दिखाया जाता है जो कि इसी होबन सिटी में आए होते हैं। यकीनन डांका ने इनको जो बताया था कि यहाँ पर बच्चे किडनैप हो रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। और हमें बताता है कि होबन शहर काफी इम्पोर्टेंट जगह है। ये एक इकलौता शहर है जो एल्फ के साथ खुलकर बिजनेस करता है और साथ ही ये ओलाव और लिम्बुड स्टेट के बीच में इम्पोर्टेंट बिजनेस हब है। इस शहर में एल्फ को बिना किसी डर के आजादी से घूमते हुए देख के आर्क भाई बहुत ही ज्यादा खुश होता है। एरन कहती है कि शायद से प्रिंसेस यूरियाना की वजह से ये बदलाव आया है। खैर सफर की थकान मिटाने के लिए और कुछ बेहतरीन खाना खाने के लिए ये दोनों एक टावन में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक तगड़ा ही सीन हो जाता है। आर्क के बिना मेन्यू कार्ड पड़े हुए ही अल्कोहलिक टर्की नाम की एक डिश को ऑर्डर कर देता है। और क्या जैसे एरिया ने थोड़ा सा वो डिश खाती है वो पूरी तरीके से नशे में चल जाती है। जब आर्क डिश का डिस्क्रिप्शन पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि भाई उससे तो गलती हो चुकी है। एरिया ने भाई अब अजीब हरकतें करने लगती है। आर्क उस डिश को फटाक से खाने लगता है। ये देखने के बाद एरिया ने उसे कहती है कि वो अकेले सारा खाना खुद से कैसे खा रहा है। आर्क उसे कहता है कि उसे खाना बिल्कुल भी नहीं देगा। ये सुनने के बाद तो भाई नशे में धुत एरिया ने गुस्से में आर्क पर अपने फायर मैजिक से अटैक कर देती है। खैर अगले दिन एरियन को सुबह बहुत ही भयंकर सर दर्द होने लगता है। उसे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा होता है कि पिछली रात उसने क्या कांड किया था और वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट होकर कह रही होती है कि उसने तो कल शराब भी नहीं पी थी तो उसे ये सर दर्द क्यों हो रहा है। खैर इसके बाद ये शहर में अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। बाजार में घूमते समय इनको ये शील टावर पर चढ़ते हुए दिखता है। तभी वो शील एरियन की तरफ इशारा करने लगता है। ये बात एरियन ने भी नोटिस करती है। हम देखते कि भीड़ में मौजूद कुछ किडनैपर्स यहाँ पर एरियन को पकड़ने का सोचते हैं लेकिन एरियन ने इनकी कुटाई कर देती है। ये बंदे यहाँ से भागने लगते हैं। आर्क उनको पकड़ने का सोचता है लेकिन एरियन उसे शील को पकड़ने को कहती है और वो किडनैपर्स के पीछे चली जाती है। यहाँ पर लोंडा नीचे जंप लगाता है लेकिन इस वजह से उसके पैर पर चोट आ जाती है। वो भागने लगता है लेकिन उसके सामने आर्क आके उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये किडनैपर्स एरियल को चकमा दे के भाग के होते हैं। हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है। एरियन शील से पूछते हैं कि वो उन घटना किडनैपर की मदद क्यों कर रहा है जो मासूम बच्चों को स्लेव बनाते हैं। शील कुछ भी जवाब नहीं देता। एरियन गुस्से में उसे एक झापड़ लगाती है। आर्क भाई उसे शांत करता है। पहले वो शील को हील करता है जो देखने के बाद शील बहुत ही हैरान हो जाता है। तब शील रोते हुए बताता है कि कर्तव्य दिखाते समय शील जब टॉप पे पहुंच गया था तो ऊपर की बिल्डिंग टूट गई और एक स्लैब उसकी बहन के पैर पर लग गया जिससे उसकी बहन की हड्डी बहुत ही ज्यादा टूट गई। उसकी बहन शिया के इलाज के लिए एक डॉक्टर को बुलाने के लिए शील को बहुत ही ज्यादा पैसों की सख्त जरूरत थी। उसकी इस मजबूरी का फायदा उठाकर मार्शल नाम का ये घटिया बंदा उसे थोड़े पैसे का लालच दिखा देता है और इसी तरीके से उसने शील को ऐसे ये किडनैपिंग का काम करने के लिए मजबूर किया। ये सब सुनने के बाद ये दोनों हैरानी हो जाते हैं और शील से कहता है कि वो उसको अपनी बहन शिया के पास ले चले। इसके बाद हमें इन किडनैपर्स को दिखाया जाता है। इन्होंने यहाँ पर काफी सारे अलग अलग काइंड के बच्चे को पकड़ के रखा होता है। आज जो इस बंदे के साथ हुआ उस वजह से अब इनको इस शहर में खतरा लगता है और वो इधर से निकलने का सोचते हैं। हालांकि बंदा जाते वक्त शील की बहन शिया को भी ले जाने का सोचता है। यहाँ पर शील के घर पर पहुंचकर आर्क शिया को हील कर देता है। शिया के पैर पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं और उसका सारा दर्द भी गायब हो जाता है। अपनी बहन को बिना दर्द के सही सलामत देखने के बाद शील बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपने पूरे दिल से आर्क को थैंक्स कहता है। अपनी बहन के ठीक हो जाने के बाद शील तय कर लेता है कि अब वो उन गुंडों का साथ हमेशा के लिए छोड़ देगा। आर्क और एरियन की मदद करने के लिए शील इनको उन गुंडों के हाइडआउट तक ले जाने वाला होता है जो कि ये बंदे सब कुछ देख लेते हैं। लेकिन इनको कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वहाँ से सब कुछ हटा दिया था। आर्क और बाकी सबके जाने के बाद यहाँ पर शील की बहन के पास आ जाते हैं। ये लोग यहाँ पर अंडरग्राउंड ठिकाने में पहुंचते हैं लेकिन इनको दिखता है कि ये तो पूरी जगह से
से खाली है। यहाँ पर आधे समय गेट बंद था तो ये समझ जाते हैं कि किडनैपर सामने की ओर से निकले होंगे। सभी बाहर आते हैं। तभी शील बताता है कि उसने सुना था किडनैपर पश्चिम गेट के ओलावा शहर की तरफ जाने वाले थे। आर्क तुरंत डायमेंशनल स्टेप का यूज करके उधर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उन्हें कई सारे कैरेज दिखती है। तभी शील को एक कैरेज से शिया की बांसुरी की आवाज आ रही होती है। वो समझ जाता है कि वही किडनैपर्स हैं। आर्क तुरंत डायमेंशनल मूव का यूज करके कैरेज के सामने आ जाता है। हॉर्स भाई यहाँ पर इतने बड़े नाइट को देख के पैनिक हो जाता है। ये कैरेज यहाँ पर उलट ही जाती है। माशरा और उसके गुंडे आर्क और एरियन को कमजोर समझकर उस पर अटैक कर देते हैं। दो बंदे यहाँ पर एरियन पर अटैक करते हैं लेकिन वो आसानी से उनको स्लैश करके खत्म कर देती है। इधर तो भाई ये लोग भाग रहे थे लेकिन तभी आर्क V1 स्लैश का यूज करके उनको खत्म कर देता है। शील दौड़कर शिया के पास जाता है। इसके बाद हमें सीधा अगले दिन दिखाया जाता है। शील और शिया शहर के बीच में फिर से एक साथ अपना कर्तव्य दिखाते हैं। इस बार शील बिना किसी डर के टावर पे चढ़ जाता है और शिया खुशी खुशी बांसुरी बजाती है। भीड़ उनके इन कर्तव्य के लिए जोर से तालियां भी बजाती है। आर्क और एरियन उन्हें खुश देखने के बाद बहुत ही मुस्कुराते हैं। तब ये बड़े यहाँ पर फिर से आ जाता है। हालांकि इस बार एरियन की बड़ी बहन इविन का मैसेज होता है। वो बड़ी हड़बड़ी में एरियन को तुरंत उसके पास बुला रही होती है। इसके बाद हमें एक डार्क गुफा में दिखाया जाता है। यहाँ पर बेल्टोर्ड नाम का एक बंदा स्केलेटन की पूरी सेना को जिंदा कर रहा होता है और वो उनसे कहता है कि मौत के बाद भी तुम लोग भगवान की सेवा करोगे। आगे हम देखते कि सभी एनेटे माउंटेन के फॉरेस्ट में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक से आर्क पर कोई हमला कर देता है लेकिन आर्क तुरंत अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और इस अचानक हुए हमले को रोक लेता है। एरियन इस हमले को देखकर चौंक जाती है और गुस्से में आके इस अटैक करने वाले को रोकती है जो कि कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बड़ी बहन इविन ही होती है। इविन बताती है कि वो सिर्फ एक टेस्ट ले रही थी कि आर्क असल में कितना काबिल है क्योंकि उसने अपने मॉम डैड से आर्क के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ सुन रखा है। और वैसे भी इविन ने एरियन को कहा था कि अगर एरियन किसी को अपना कंपेनियन बनाती है तो उससे स्ट्रांग होना चाहिए। ये सुनने के बाद एरियन कह रही होती है कि वो ऐसी बातें ना करे। खैर हम देखते हैं कि इविन को ये भी पता होता है कि आर्क एक स्केलेटन है। बातों बातों में इविन ये भी बताती है कि उसकी शादी तय हो चुकी है जो सुनने के बाद आर्क उसे बधाई देता है। आगे इविन ये देखना चाह रही होती है कि अपने सफर में एरियन आखिर कितनी स्ट्रांग हुई है इसलिए वो अभी एरियन के साथ एक डुएल करने वाली होती है। इस मुकाबले में एरियन अपना पूरा जोर दिखाती है लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाती। आखिर में वो अपने फायर मैजिक का यूज करके फायरबॉल से इविन पर अटैक करती है लेकिन इविन विंड मैजिक से इसे ब्लॉक कर देती है और उसके तुरंत बाद वाटर मैजिक से वो एरियन पर अटैक करती है जिससे एरियन जमीन पर गिर जाती है और इविन आसानी से इस डुएल को जीत लेती है। आर्क मन में कह रहा होता है कि भाई इविन अपने माँ की तरह ही बहुत ही ज्यादा फुर्तीली है। खैर हम देखते हैं कि हार की वजह से एरियन भाई बहुत ही ज्यादा उदास और निराश हो चुकी थी क्योंकि वो हमेशा अपने बहन की जैसी ताकतवर बनना चाहती थी। उसे लगा था कि वो स्ट्रांग बन गई है लेकिन अभी उसे रियलाइज होता है कि वो तो कुछ भी नहीं है। तभी आर्क पर आके उसे हौसला देता है और समझाता है कि भले ही वो आज इविन से हार गई है पर जब वो दोनों पहली बार मिले थे तब से लेकर अभी तक एरियन काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी है। आर्क उसे ये भी याद दिलाता है कि उसने अपनी इस बढ़ती ताकत के साथ कितने सारे एल्फ और बीस्टमैन को बचाया भी है। यह सब सुनने के बाद एरियन को थोड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद हमें रोडन किंगडम के कैपिटल में दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि प्रिंसेस यूरियाना अपने बड़े भाई सेक्ट से मिलने के लिए आती है। जैसे कि हम जानते ही हैं यूरियाना हाल ही में एक जानलेवा हत्या के प्लान से बचकर वापस आई है जिसके पीछे उसके दूसरे भाई डार्कनेस का हाथ था। लेकिन यूरियाना को पता है कि इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड खुद सेक्ट ही था। इसने डार्कनेस को मार दिया होता है और ये सब करने का कारण था कि भाई इसको थ्रोन चाहिए और थ्रोन को हासिल करने के लिए यह नल्ला कुछ भी कर सकता है। खैर सिंपल में बताया जाए तो ये तीनों भाई बहन होते हैं। यकीनन तीनों में से किसी एक को ही थ्रोन मिलेगा लेकिन डाकारेस और सेक्ट बहुत ही बेकार होते हैं। वो दोनों थ्रोन को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। डाकारेस ने तो पहले से ही प्रिंसेस को मरवाने का प्लान किया था। उसका फायदा उठा के सेक्ट यहाँ पर डाकारेस को हत्यारा बना के उसको मार दिया था। उसने सभी से यह कहा था कि इसने प्रिंसेस को मार दिया है लेकिन अभी प्रिंसेस उसके सामने आई है। ये देखने के बाद ये नल्ला बहुत ही ज्यादा हैरान रह चुका था क्योंकि इसे लगा था कि दोनों इसके भाई बहन मर गए हैं, अब थ्रोन इसका ही है। लेकिन उसका सारा प्लान यहाँ पर वेस्ट हो गया है। इसके ऊपर से प्रिंसेस अब सेक्ट को बताती है कि वो एल्फ के ग्रेट एल्डर फेंगस के साथ एक प्रायोरिटी ट्रेडिंग राइट्स का समझौता पक्का करके आई है जिससे अभी इनके स्टेट को काफी ज्यादा मात्रा में मैजिकल रूल स्टोन्स मिलेंगे। ये सुन के सेक्ट ऊपर से खुशी दिखाता है लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और ये बात यूरियाना भी जानती है। यूरियाना के जाने के बाद सेक्ट का एक खास आदमी उसे कहता है कि ऐसी बड़ी डील से यूरियाना को जनता का बहुत ही बड़ा विश्वास मिल जाएगा जो आगे चलकर सेक्ट के राजा बनने के सपने में एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है। यह सब देखने के बाद हमें भाई साफ साफ पता चल रहा है कि इन दोनों भाई बहन में आगे और भी ज्यादा पॉलिटिक लफड़ा होने वाला है। खैर इसके बाद हमें फिर से इनको दिखाया जाता है। इवन आर्क और एरिन को अपने नए मिशन की जानकारी देती है। वो बताती है कि यहाँ पर पहाड़ों की टहली में बसे एक डेनियल नाम के छोटे से गाँव में वो जाँच कर रही है जहाँ पर लीजा सेंचुरी नाम की एक फैसिलिटी चल रही है।
प्रिंसेस यूरियाना ने पहले काफी सारे एल्फ को जो होता है वो फ्री कर दिया होता है, लेकिन फ्री कर देना इसका मतलब ये नहीं था कि उन्हें एल्फ को अपने घर जाने का रास्ता मिल गया। जब तक एल्फ अपने घर तक नहीं जा पाती तब तक के लिए वो इस सैंक्चुरी में रहती है। ये सैंक्चुरी उन्हें सिक्योरली अपने घर भेजने का दावा करती है। ये काम इस गाँव के मेयर की बेटी लीजा का पति याकूब कर रहा है, जो कि एक अमीर व्यापारी था। लीजा से सच्चा प्यार करने के बाद उसने अपनी सारी दौलत इस नेक काम में लगा दी थी, लेकिन इविन को इस पूरी जगह और इसको चलाने वालों पर शक आ गया है, क्योंकि आज तक यहाँ से मदद लेकर भेजी गई कोई भी एल्फ या बीस्टमैन अपने घर वापस पहुंच नहीं पाई। हर बार रास्ते में वो गायब हो गई या फिर किसी अनजान हमले का शिकार बन गई। इस लफड़े का सच जानने के लिए अगले दिन हम देखते हैं कि एरिने और इविन भेस बदलकर इस सैंक्चुरी में रेफ्यूजी बनकर आती हैं, जहाँ पर खुद याकूब इनका वेलकम करता है और उनको यकीन दिलाता है कि उनको जल्दी ही उनके घर भेज दिया जाएगा। आगे इनकी मुलाकात पामिला और बार्ट नाम के एक जोड़े से होती है और कुछ दूसरे एल्फ से भी होती है, जो इस सेंचुरी की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। लेकिन साथ में इनको ये भी पता चलता है कि इस जगह का प्रोड्यूसर लीजा काफी समय से मिस्टीरियस तरीके से गायब है और कुछ लोगों ने उसके बंद कमरे के बाहर डरावना घोस्ट भी देखा है। ये सुनने के बाद ये दोनों थोड़ी सी हैरान हो जाती है। रात होने पर एरिने और इविन सबसे छुपकर उस घोस्ट वाले कमरे के सामने आते हैं और अपने एल्फ वाले सेंस से उनको इस कमरे के अंदर से अनडेड की स्मेल आ रही होती है। ये दोनों कुछ इन्वेस्टिगेशन कर पाए इससे पहले यहाँ पर वो एल्फ आती है और वो पूछते हैं कि आखिर वो दोनों यहाँ पर क्या कर रही हैं। ये बताते हैं कि ये रास्ता भूल गए हैं। एल्फ इन दोनों को ले जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि याकूब इन दोनों को यहाँ पर देख रहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि ये दोनों आर्क को उस कमरे के पीछे के साइड में लेके आते हैं। डायमेंशनल मूव का यूज करके आर्क इन दोनों को अंदर टेलीपोर्ट कर देता है। वैसे इवन यहाँ पर थोड़ी सी हैरानी रह जाती है कि भाई आर्क के पास ऐसे टेलीपोर्टेशन करने का भी मैजिक है। खैर ये तीनों यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उनको यहाँ पर एक खुफिया रास्ता मिलता है जो कि सीधा जमीन के अंदर किसी अंधेरी जगह की तरफ जाता है। आर्क यहाँ पर अपने हाथ में फायर मैजिक से फायर बॉल बनाता है जिससे यहाँ पर रोशनी हो जाती है और ये तीनों उस अंधेरी गुफा में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही इनको डेथ की स्मेल और भी ज्यादा आने लगती है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अनडेड स्केलेटन की आर्मी ही आ रही होती है। तो इस पार्ट में बस इतना ही है। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और हाइप करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना ताकि मैं जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट डालूं आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साना गाइस।